वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9 के विज्ञान का जो पेपर बाकी है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपको जो विज्ञान का पेपर है उसमें आपको काफ़ी फायदा मिले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपके सभी पार्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज क्वेश्चन, वन लाइनर तथा अति महत्वपूर्ण प्रश्न, उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि आपकी किताब में आपको कौन कौन से पार्ट आपको नहीं देखने। तो एक तो आपको जो आपका चौथा पार्ट वो आपके नहीं आएगा, चौथा पार्ट आपके हटा हुआ है। एक आपके छठा पार्ट नहीं आएगा, चौथा छठा। एक आपके आठवां पार्ट नहीं तैयार करना है। तो ये तीन पार्ट, तो ये चौथा छठा और आठवां। इसके अलावा आपके 12वां और 15वां पार्ट भी आपको तैयार नहीं करना है। तो इन 5 पार्ट के अलावा बाकी सभी पार्ट में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट संख्या 1 से, हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहला प्रश्न है अपने इसमें, और ये मॉडल पेपर तो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें। तो अब हम ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 से शुरू करते हैं। पहला पार्ट है आपके हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसका जो पहला प्रश्न है कि पास्कल किसका मात्रक है। तो देखो, पास्कल किसका मात्रक होता है? पास्कल दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें दाब। अगला प्रश्न आपके कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ, तो जो ठोस CO2 होती है, ठोस CO2, ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ड्राई आइस के नाम से इसको जाना जाता है। ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ग में इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तीसरा है कि पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसमें आकार और आयतन निश्चित होता है। तो वो आपके हो जाएगी ठोस अवस्था। ठोस में आपके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और जिसमें दोनों ही निश्चित नहीं होते वो आपकी होती है गैस। और जिसमें आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है वो आपके द्रव होता है। रसोई घर में खाना पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो वो होती है आपके LPG। LPG जिसका पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और CNG का पूरा नाम है आपके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और CNG का प्रयोग आपके वाहनों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पांचवा कि CNG का उपयोग किया जाता है। तो CNG का उपयोग वाहनों में किया जाता है। गाड़ियों में CNG, आजकल जो पेट्रोल पंप की जगह पे CNG पंप लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपके अगला क्वेश्चन जो है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखने। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखने, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला प्रश्न ये है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है, ठीक है, और गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, इसका कारण आपको लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसीटोल या फिर पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। और अगला क्वेश्चन आपके कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर आपको कुछ प्रश्न जिसमें आपको सेल्सियस में बदलना है इनको। तो ये केल्विन में दे रखा है, इनको आपको सेल्सियस में बदलना है। और इसका जो दूसरा है इसमें आपको केल्विन में बदलना है, जो मैं सेल्सियस में दे रखा है। तो ये दोनों में से आपके एक प्रश्न बन सकता है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, इसका कारण आपको बताना है। और नेफ्थलीन को रखा रहने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस छोड़े बिना यह अदृश्य हो जाती है, इसका कारण आपको बताना है। फिर आपके दूसरा पाठ है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इनमें से आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शुद्ध है। तो इनमें से जो ऑप्शन दे रखे, इसमें से जो सबसे शुद्ध वस्तु है वो है आपके लोहा। लोहा आपकी शुद्ध वस्तु है, बाकी जो मिश्रण है इसमें। दूसरा प्रश्न है आपके निम्न में से मिश्रणों में विलयन की पहचान करनी है। विलयन का मतलब जो द्रव अवस्था में होता है वो उसको हम विलयन के रूप में देते हैं। तो मिट्टी नहीं होगा, कोयला नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगा, समुद्री जल। समुद्री जल विलयन है। अगला प्रश्न है तीसरा, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों का रासायनिक रूप क्या कहलाता है। तो उसको मिश्रण कहते हैं। एक तत्व एक प्रकार का होता है तो उसको हम तत्व कहते हैं। दो तत्व हो जाते हैं तो उसको हम यौगिक कहते हैं, और दो से अधिक हो जाए तो उसको मिश्रण कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है कमरे के ताप पर कौन सा तत्व द्रव अवस्था में होता है। तो वो होता है आपके पारा, मरकरी। पारा, मरकरी। और इसका प्रतीक चिन्ह जो होता है वो आपके Hg होता है, याद रखना इसको। और बाकी इसके अलावा अधातु की बात करें, ठीक है, तो उसमें आपके ब्रोमीन भी आएगा। ब्रोमीन Br से लिखते हैं इसको, ये भी आपके अधातु हैं और ये आपके द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं की बात करें तो ये पारा आपके द्रव अवस्था में पाया जाता है। थर्मामीटर में इसको काम में लिया जाता है। जो तापमापी होता है, ताप मापने का यंत्र थर्मामीटर, उसमें पारा ही काम में लेता है, और पारा एक धातु है।
जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, ये अपवाद के रूप में जाना जाता है। दूध से क्रीम अलग करने की कौन सी विधि है, तो वो आपके अपकेंद्रीय विधि है। अपकेंद्रीकरण जो है वो आपके दूध से क्रीम अलग करने की विधि है। यानी कि हम जो दूध से हम क्रीम निकालते हैं, यानी कि या फिर हम छाछ को हम छाछ से मक्खन निकालते हैं, ये भी आपके जो अपकेंद्रण की विधि द्वारा ही किया जाता है। प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 104। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं? समांगी विषमांगी मिश्रण में आपको अंतर बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिर आपके ये पदार्थ दे रखे, इनको अलग करने के लिए आप कौन कौन सी विधियां अपनाएंगे, आप इनको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छी तरीके से देख लेना। पदार्थ की भौतिक परिवर्तन से क्या आशय है, आप क्या समझते हैं? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन देख लेना इसमें। विलयन क्या है, विलयन क्या है, और यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट करना है। फिर आपके नवा प्रश्न है, कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं, तो इनमें से आपको शुद्ध पदार्थ का चयन करना है। 10वें प्रश्न में आपको विलयन की पहचान करनी, इनमें से कौन कौन सा विलयन है। तो देखो विलयन तो आप देख सकते हैं इसमें, समुद्री जल है, सोडा जल, ये दोनों आपके विलयन है, बाकी सभी विलयन नहीं है। नेक्स्ट, टिन्डल प्रभाव कौन कौन प्रभावित करता है, प्रदर्शित करता है, वो आपको बताना है। और ये 12वां प्रश्न, इसमें आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण को वर्गीकृत करना है। इसमें से तत्व कौन सा है, यौगिक कौन सा है, मिश्रण कौन सा है, इसकी आपको छंटनी करनी है। 13वें प्रश्न में आपको रासायनिक परिवर्तन बताना है। इसमें से कौन कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, जैसे पौधों में वृद्धि है, लोहे पर जंग लगना है, खाना पकाना है, मोमबत्ती का जलना है, भोजन का पाचन है, ये सभी आपके रासायनिक वृद्धि है, रासायनिक परिवर्तन है। टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसका आपको वर्णन करना है। फिर आपके तीसरा पाठ है परमाणु एवं अणु। लोहे का प्रतीक बताना है, तो लोहे को रासायनिक परिणाम इसका फेरस है, तो ये आप Fe हो जाएगा। ये Na क्या है, तो ये Na सोडियम है, ठीक है। और सोडियम को मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखा जाता है, काफ़ी अभिक्रियाशील धातु है ये। कैल्शियम क्लोराइड का आपको सूत्र बताना है, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। अवोगाद्रो संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके परीक्षा में आएगा, इसको याद कर लेना। 6.022 इंटू 10 की घात 23, 6.022 इंटू 10 की घात 23। ऑक्सीजन के परमाणु में 1 मोल का मान कितना होता है, 16 ग्राम। विद्युत आवेशित परमाणु, परमाणु का समूह क्या कहलाता है जी, आयन। परमाणु क्या होता है, इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। परमाणु इकाई द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु AMU का पूरा नाम आपको करना है। अणु क्या है, आयन क्या है, इनकी आपको परिभाषा लिखनी है, परीक्षा में आएंगे। रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। और इनके आप सभी को रासायनिक सूत्र लिखने, अपनी कॉपी में से किताब में से लिख लेना इनको, और इनको याद कर लेना। यौगिकों के विद्यमान तत्वों के नाम देखने, इसमें आपको कौन कौन से तत्व हैं, इसका आपको नाम लिखना है। ये जो सूत्र दे रखे हैं, इनके आपको नाम लिखने। ये किसका सूत्र है, ठीक है, K2SO4, CaSO3, CaCl3, CaCl2, KNO3, इन सभी के आपको नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न आपके अवोगाद्रो स्थिरांक का मान लिखना है, तो अभी हमने बात की थी 0.022 इंटू 10 की घात 23, ठीक है। इसका आप याद कर लेना, परीक्षा में पूछा जाएगा। चौथा पार्ट आपको तैयार नहीं करना है, चौथा पार्ट आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। पाठ संख्या 5, और 5वां पार्ट है आपके जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो आपके होती है कोशिका। कोशिका की खोज किसने की, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की थी, प्रश्न आएगा ये, कोशिका की खोज किसने की, उत्तर आपको याद कर लेना है। आत्मघाती थैली, तो ये आपके सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कहाँ पे होता है, तो ये राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4। इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह के रूप में जाना जाता है। कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिकाओं की खोज की थी। मृत कोशिकाओं की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। आप बताना, देखिए जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। प्रश्न ये भी बन सकता है कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो हो जाएगी कोशिका।
फिर आपके अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इसका कारण आपको लिखना है। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, ये राइबोसोम में होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का अंतर है वो लिखना है आपको। और यदि गोल्जी का उपकरण ना होता तो कोशिका के जीवन में क्या होता, इसका कारण लिखना है। कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर कहलाता है और क्यों, तो पावर हाउस कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका झिल्ली को बनाने में लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, परासरण क्या है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप देख लेना। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका का आपका नामांकित चित्र और इनकी आपको तुलना करनी है, अंतर लिखना है इनका। फिर आपके छठा पार्ट इसमें नहीं है, आपके उत्तर वाला पार्ट इसमें से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, सातवां पार्ट जीवों में विविधता। देखो नीलहरित शैवाल किस वर्ग में आता है, ये आपके प्लांटी में आता है। क्या किस में आता है, प्लांटी में। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता किस में होती है, तो हरे पौधों में होती है और किसी में नहीं होती है। और जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है तो ये पाइनस है, साइकस है, ये जिम्नोस्पर्म का ही उदाहरण है। किस समूह का शरीर छिद्रमय होता है, तो ये पोरीफेरा का जो शरीर है वो छिद्रमय होता है। किस समूह में जंतुओं में टांगेदार जोड़े पाई जाती है, तो वो ऑर्थोपोडा समुद्री जीव टांगेदार जोड़ेदार टांगे पाई जाती हैं। जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है, जीवों के 5 जगत वर्गीकरण को लिखना है और जीवों के 5 जगत वर्गीकरण के आधार की व्याख्या करनी है। प्रमुख वर्ग कौन कौन से वो लिखने इसमें, ठीक है, आप इनको अच्छी तरीके से देख लेना। जंतु और पादपों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है वो आपको देखना है। द्विनाम पद्धति वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किसने दी और ये क्या है, इसका नाम आपको कमेंट कर देना है। देखें आठवां पार्ट गति वाला आपके हटा दिए गए हैं, ये आपके नहीं तैयार करना है। नवा पार्ट आपको देखना है, बल एवं गति के नियम। बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल 4 प्रकार के होते हैं। न्यूटन के गति के कितने नियम, तो न्यूटन की गति के 3 नियम है। अगला प्रश्न आपके बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ग वाला उत्तर इसमें सही होगा। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व जो है वो हमेशा उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। गति के प्रथम नियम की व्याख्या करनी है आपको। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां जड़ जाती है, उसका कारण लिखना है। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। विरामावस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर झुकते हैं, ऐसा क्यों होता है, कारण लिखना है। न्यूटन की गति का दूसरा और तीसरा नियम आपको लिखना है। इनको याद कर लेना, परीक्षा में फिक्स ये पूछे जाएंगे। फिर आपके छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसमें। छठा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब किसी छड़ से दरी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। पता होगा आपको इसका कारण क्या है। और बस की छत से रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधते हैं, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके जो इंपॉर्टेंट है इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। फिर आपकी गुरुत्वाकर्षण बल है। देखो इन प्रश्नों के अलावा भी आपको तैयार करना है, यूनिक आप केवल यही प्रश्न तैयार करके जाए। इनके अलावा भी आपको जो किताब के प्रश्न वो देखने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर देखने देना। 10वां प्रश्न आपके 10वां पार्ट है आपके गुरुत्वाकर्षण का। तो दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है। देखो उनके बीच की दूरी पर तो निर्भर करता है, उनके द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर भी निर्भर करता है, लेकिन द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा है इसमें जी का मान कहाँ पर अधिक होता है। तो देखो जी का मान है जो उसके केंद्र पर, उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। केंद्र पर 0 होता है, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं केंद्र पर सतह पर जाते हैं तो वहाँ पे इसका मान अधिकतम होता है। तो ध्रुवों पर जो इसका मान अधिकतम होता है और इसमें आ जाएगा आपके पृथ्वी की सतह पर। ऊर्ध्वाधर पर ऊपर फेंके गए पिंड का महत्तम ऊंचाई पर वेग कितना होगा, तो हो जाएगा 0। महत्तम अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग 0 हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी का वस्तु का भार 120 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो इसमें 6 का भाग दे देना, ठीक है। 6 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 20 किलोग्राम, क्योंकि इसका जो अनुपात होता है पृथ्वी और इसका चंद्रमा का वो 6:1 होता है, ठीक है। 6 गुना होता है चंद्रमा के भार से पृथ्वी पर भार 6 गुना होता है, या फिर पृथ्वी पर जितना भी भार होता है उसका 1/6 गुना भार चंद्रमा पर होता है। तो पृथ्वी का दे तो उसमें 6 का भाग देके चंद्रमा का निकाल लेना, और चंद्रमा का दे तो उसको 6 से गुणा करके पृथ्वी का भार निकाल लेना। इसका उत्तर कितना आएगा, 20 किलोग्राम। 5वां आपके दाब का मात्रक क्या है, तो हमने ऊपर चर्चा की थी दाब का मात्रक।
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। बल अपॉन क्षेत्रफल। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है आपको, ये प्रश्न आपके आएगा। और ये जो पृथ्वी और उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण ज्ञात करने का आपको सूत्र लिखना है। मुक्त पतन क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ये सभी प्रश्न एक बार इनको जरूर देख लेना। उत्प्लावकता से क्या समझते हैं आप इसमें, और पृथ्वी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है, क्यों डूबती है, इसका कारण आपको बताना है। और सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उसका क्या महत्व है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किसी वस्तु में डुबाई गई वस्तु का उत्प्लावक बल किस दिशा में कार्य करता है, और दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा करने पर उसके गुरुत्वाकर्षण का बल किस प्रकार बदलेगा। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी की भार की तुलना में कितना होता है, 1/6। ये आपको जो वहाँ पे लिखना है। अगला आपके फिर 11वां पार्ट है कि वस्तु पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है। नीचे की ओर गिरेंगे तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी, यानी कि घटेगी। और वहाँ ऊपर जो वहाँ पे सबसे अधिकतम होती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, नीचे आने पर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यहाँ पे गतिज ऊर्जा 0 होती है। कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल ही होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो वो वाट होता है। अच्छा, शक्ति का मात्रक वाट है, तो आप ये बताना कि 1 हॉर्स पावर में 1 HP में कितने वाट होते हैं, बताना। देखिए इसका उत्तर कमेंट में कितने वाट होते हैं। किसी पिंड का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र है वो हाफ mv² है, ठीक है। यहाँ पे वेग पहले के वेग का डबल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। वेग 3 गुना होगा तो 3 का स्क्वायर वहाँ पे गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको कर लेना। और वेग अगर आधा कर दे, वेग अगर आधा कर दे तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो इसका वेग गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कार्य का परिभाषा और उसका मात्रक लिखना है। और वस्तु पर लगने वाला बल और उसके विस्थापन की दिशा में तो कोई व्यंजक, कार्य का व्यंजक लिखना है, ठीक है। W बराबर FS cos थीटा, W बराबर FS cos थीटा वाला लिखना है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है इसका आपको बताना है। और गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखना है, तो हाफ mv², हाफ mv² इसकी गतिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो वो होती है mgh। शक्ति की परिभाषा और उसका मात्रक लिखना है, तो जितने भी शक्ति की मात्रक है वो आपको याद कर लेना है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यूनिट होता है, एक यूनिट में मापा जाते हैं बिजली को, ऊर्जा को। और एक जो यूनिट है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। और इसमें जूल की संख्या पूछे तो 3.6 × 10⁵ जूल होते हैं, ठीक है, एक यूनिट में, या 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁵ जूल होते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको बताना है इसमें। और एक बैटरी बल्ब जलाती है, या प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का आपको वर्णन करना है। साइकिल चलाते हैं तो आप कौन कौन सी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो आप तैयार कर लेना। और एक घर में 1 महीने की ऊर्जा 250 यूनिट व्यय हुई, तो ये कितनी जूल है, तो देखो मैंने भी आपको ऊपर बताया कि 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं, तो वो होते हैं 3.6 × 10⁵, ठीक है, ये जूल है। तो इतने यूनिट इसको आप 3.6 से गुणा करके इसका आंसर निकाल लेना। तो 250 × 3.6 × 10⁵, इसको हल कर लेना, आपकी जूल में संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न है आपके इसमें, 1 किलोवाट आवर, ये एक विद्युत हीटर 1500 वाट 10 घंटे की कितनी ऊर्जा उपयोग करेगी, तो आपको इसको इन सभी को गुणा करके 1000 का भाग देके इसका आंसर निकाल लेना है। इन सभी को गुणा कर लेना और 1000 का भाग दे देना, आंसर आ जाएगा। और ये वही इसी प्रकार है, ये किलोवाट आवर में आपको निकालना है, तो ये भी 1000 का भाग दे देना है, सभी को गुणा करके 1000 का भाग दे देना। अगला प्रश्न है इसमें, मुक्त रूप से गिरता पिंड अंततः पृथ्वी पर पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो अधिकतम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। फिर आपके ध्वनि वाला पार्ट जो यहाँ पे हटा दिया गया, ये आपको नीट तैयार करना है। फिर आपके अगला पार्ट है इसमें पार्ट संख्या 13 कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो देखो पहला प्रश्न आपकी दीर्घकालिक रोग कौन सा है, तो आपकी खांसी बुखार और जुकाम नहीं होगा, फील पाम, ये आपकी दीर्घ लंबे समय वाला रोग है। संक्रामक रोग किससे फैलते हैं, तो जल से।
वायु से और रोगवाहक द्वारा, उपरोक्त सभी से। एड्स का कारक क्या है? तो HIV वायरस है वो आपके एड्स का कारक है। अच्छा, एड्स का पूरा नाम क्या है? AIDS। एड्स का पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एड्स का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है? ये आपकी यकृत को, लीवर को प्रभावित करता है। रक्ताल्पता, तो शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, इससे एनीमिया रोग हो जाता है, इससे रक्ताल्पता कहते हैं। स्वास्थ्य क्या है? रोग क्या है? संक्रामक रोग किसे कहते हैं? इसकी आपको देख लेना है, एक एक लाइन के उत्तर इन सभी में। वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, इन सभी को आपको देख लेना है। वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम, प्रतिरक्षण क्या है? इन सभी को आपको एक बार जरूर देख लेना। और संक्रामक रोगों की निवारण को प्रभावशाली कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। फिर आपके है प्राकृतिक संपदा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो लगभग है जो इसमें 70% आएगा, क्योंकि 71% भाग पर जो जल है, तो 70% आ जाएगा इसमें। नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है? तो वह है 78%, 78%। आपको ऑक्सीजन का बताना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है। कौन सी गैस ईंधन के जलन से निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न वाली गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन की परत हमारी सुरक्षा करती है? तो पराबैंगनी किरणों से। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? मनुष्य के 3 क्रियाकलाप जो वायु प्रदूषण में सहायक है। वायु प्रवाह का क्या कारण है? बादलों का निर्माण कैसे होता है? इंपॉर्टेंट है ये। और फिर आपके जीवों का जल की आवश्यकता क्यों होती है? जल प्रदूषण, मिट्टी के प्रकार, मृदा अपरदन, इसको रोकने और कम करने के तरीके, जल चक्र, जल की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं, और जैविक रूप से महत्वपूर्ण यौगिकों के नाम जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से, वो आपको लिखने हैं इसमें। और जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है? जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इनको ज़रूर देख लेना। फिर आपके 15वां पार्ट तो है नहीं, तो आप इसको तैयार मत करना। तो ये आपके पूरी किताब के प्रश्न हैं। आपके अगले वीडियो में आपके सामाजिक विज्ञान की जो पेपर होने वाला है, तो उसका भी मैं आपके वीडियो तैयार कर दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। आपके सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट जो भी होंगे उन सभी को इस वीडियो में समझा दिया जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने बाकी साथियों भी के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, आपका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।